अलीशा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा, क्योंकि अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो पार्ट 1 के एंड टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सो आप पहले जाके पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 मैंने आई बटन पे आप लोग को दे दिया, आप वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर अगर आप पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमारा पहला सब टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट, जो हमने पार्ट 2 में मतलब पार्ट 1 में एंड किया था। ठीक है, सो पार्ट 1 में हमने ऐसे एंड किया था कि हमको क्या था, एक लाइक 220 रुपीज़ की एक ड्रेस थी हमारे पास और उस पर 20% ऑफ था। ठीक है, 20% ऑफ चल रहा था। हमें ये फाइंड करना था कि हम एंड में अगर 20% ऑफ इस ड्रेस पे चल रहा है तो हमें एंड में कितना शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका मतलब 220 में से हम लोग माइनस कर देंगे 20% ऑफ का जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमें मिल गया था 176 रुपीज़ हमें मिल गया था। ठीक है, 176 आपको एंड में पे करना पड़ेगा अगर डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ का। ठीक है, सो हमने ये देखा था, एक और बार लिख देते हैं रुपीज़। ठीक है, सो ये अगर चल रहा था। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है फाइंडिंग डिस्काउंट में कि अब आपके पास, पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में। टैक्स, सो पहली चीज़ समझ लेते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स मतलब एक्स्ट्रा मनी जो गवर्नमेंट आपसे लेती है छोटी छोटी चीज़ों पर, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ ऐसे करके छोटे छोटे सामानों पर एक्स्ट्रा मनी आपसे लेती है। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, वो इसलिए लेती है ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, पीपल्स है एक कंट्री में, तो डेवलपमेंट के लिए भी तो पैसा आना चाहिए ना गवर्नमेंट के पास कहीं से, तो वो लोगों से ही पैसा लेती है एंड लोगों के लिए ही डेवलपमेंट करती है। तो पहली चीज़ हमने टैक्स समझ लिया। तो अब आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि अब आप लोग मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में आप मान लीजिए 220 रुपीज़ का ड्रेस है। ठीक है, उस पर टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, उस पर टैक्स लगा हमारे कितना, 20% का टैक्स लगा हुआ है। अब यहाँ पे 20% ऑफ नहीं है, यहाँ पे 20% टैक्स है। ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि 20% कितना है 220 का। ठीक है, सो ये कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले क्लास में अपने किया था 220 इंटू 20%। आप इन सबको कट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 44। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि 44 रुपीज़ टैक्स ले रही है गवर्नमेंट इस पे। ठीक है, सो अब आप कैसे फाइंड करोगे कि आपको एंड मनी अब मतलब शॉपकीपर को कितना देना है टैक्स को मिला के। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 220 को प्लस कर देना होगा 44 रुपीज़ से। नॉर्मल जैसा हमने इसमें डिस्काउंट में माइनस किया था, यहाँ पे आपको प्लस कर देना, बिकॉज इट इज़ टैक्स एक्स्ट्रा मनी। यहाँ पे आपको डिस्काउंट कम नहीं करा, यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ओके, सो अब हम लोग जब इसको माइनस कर देंगे, हम लोग जब इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 220 प्लस 44, 4 4 4 5 6 देन 264 रुपीज़ हमें देना पड़ेगा शॉपकीपर को, उस पर 20% टैक्स चल रहा है। ओके, सो अब टैक्स नॉर्मल भी आपके पास आ सकता है कि देयर इज़ अ 20% टैक्स। अब ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है देयर इज़ 20% टैक्स की जगह आपसे बोल दिया जाएगा देयर इज़ 20% वैट। तो वैट क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये भी क्या है, एक टैक्स है। अब इसके बहुत सारी टाइप है, आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि 20% वैट, 20% टैक्स, 20% जीएसटी तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, जो अभी इंडिया में है। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स भी आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में, एंड बहुत सारी सेल्स टैक्स भी होता है। ठीक है, हमारे पास सेल्स टैक्स भी होता है। ठीक है, सो सेल्स टैक्स हो गया, वैट टैक्स हो गया, जीएसटी टैक्स हो गया, ये सारे नाम के टैक्स आपके पास आ सकते हैं। आपको क्या करना है, टैक्स में कहीं भी टैक्स हो आपको ऐड करना है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट फाइंडिंग डिस्काउंट। हमने वैट देखा, व्हाट इज अ टैक्स देखा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस। प्राइस क्या होता है, प्राइस हमें नॉर्मल सी बात पता है कि अगर आप किसी शॉप पे गए, आपने लाइक कुछ परचेज किया, मान लीजिए मैंने मार्कर ही परचेज किया,
तो इस मार्कर क्या क्या है, ये एक मार्कर मतलब एक वैल्यू में होता है ना, इस मार्कर की भी तो कुछ प्राइस होती है, कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। सो उस वैल्यू को हम लोग मनी के रूप में शॉपकीपर को देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। सो मान लीजिए ये मार्कर 8 रुपीज़ का, तो 8 रुपीज़ क्या हो गया, इसका प्राइस हो गया, ठीक है। सो प्राइस में अब दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है, ये आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। सो फर्स्ट थिंग इज आर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वी कैन ऑल्सो से इट लाइक CP, ठीक है, CP भी हम इसे बोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक शॉपकीपर से इस मार्कर को खरीदा, ठीक है, मैंने खुद के मनी से इसे क्या किया, बॉट किया, ठीक है, अपने पैसे से इसे एक शॉपकीपर से दुकान से इसे खरीदा। तो इसका जो उस समय मतलब जिस अमाउंट में मैंने इसे खरीदा, जिस प्राइस पे मैंने इसे खरीदा, वो क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने ये जो मार्कर है एक दुकान में से 10 रुपीज़ का परचेज़ किया, ठीक है, 10 रुपीज़ का परचेज़ किया, तो 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपीज़ का था ये कॉस्ट प्राइस। अगर कुछ टाइम बाद मैं इसी मार्कर को, लेट्स सपोज मार्कर तो कोई रीसेल नहीं करता, लेट्स सपोज अगर मैं इसी मार्कर को कुछ टाइम बाद किसी और को क्या कर दूँ, रीसेल कर दूँ, मतलब किसी और को दे दूँ, ठीक है, कुछ दूसरी अमाउंट पर, ठीक है। अगर मैंने खुद से किसी दुकान से खरीदा, फिर बाद में मैंने खुद को मतलब अपना ये जो मार्कर है वो किसी और को दे दिया, तो जिस अमाउंट में हम लोग इस मार्कर को किसी और को देंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और वी कैन ऑल्सो से इट SP, ठीक है। सो अब मान लीजिए मैंने 10 रुपीज़ का ये मार्कर एक दुकान में से, देखिए यहाँ पे एक दुकान है, ये दुकान है, ये मैं हूँ और ये दूसरा आदमी है जिसको मैं बाद में रीसेल करूँगी, ठीक है। सो मैंने इस दुकान से इसको मार्कर को कितने में ख़रीदा, ₹10 में ख़रीदा, ठीक है। फिर बाद में मैं दूसरे आदमी को यही मार्कर कितने में दे दूँगी, ₹20 में दे दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो ये कीजिए, अब हमने यहाँ से 10 रुपीज़ में लिया और बाद में हमने इसी पेन को, हमारा जो पेन था मार्कर, इसको अब हमने दूसरे आदमी को 20 रुपीज़ में दे दिया, तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ, ओके, यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ प्रॉफिट, क्योंकि हमने पहले दुकान से तो अपने पैसे से पहले दुकान से हमने 10 रुपीज़ में खरीदा, बाद में दूसरे आदमी को और पैसा बढ़ा के दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ओके। एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस क्या था, जो हमने इस आदमी से खरीदा, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जो हमने जिस अमाउंट पे दूसरे आदमी को सेल किया, ठीक है, दूसरे आदमी को सेल किया, तो ये सेल कितने में किया हमने, 20 रुपीज़ में किया, और यहाँ पे हमको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़ का, ठीक है, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। एंड अगर यहीं पे क्या हो जाता, आपने 10 रुपीज़ का मार्कर एक शॉपकीपर से परचेज़ किया है और बाद में आप उसे दूसरे आदमी को कितने में दे दोगे, आप दूसरे आदमी को उसे दे दोगे 5 रुपीज़ में। एग्जाम्पल ले रहे हैं बस हम लोग, 10 रुपीज़ का आपने खरीदा, 5 रुपीज़ में आपने दूसरे आदमी को बेच दिया, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको होगा लॉस, यहाँ पे आपको होगा लॉस। कितने रुपीज़ का लॉस होगा, 5 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जितने में आपने 10 रुपीज़ में ख़रीदा उससे 5 रुपये कम में ही दूसरे आदमी को बेच दिया, तो 5 रुपीज़ यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो ऐसे ही हम क्या फाइंड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं। एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस तो हमने देख ही दिया, ओके। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ ऑल्सो अबाउट प्राइस, लेकिन हम अब यहाँ पे प्राइस पे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा ना, तो उसका हम लोग एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमने 10 रुपीज़ का मार्कर लिया था, 5 रुपीज़ में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। ये तो नॉर्मली कोई भी कर लेगा, ठीक है, ये 10 एंड 5 ये तो नॉर्मल से नंबर्स हैं, लेकिन
अगर आपको कहीं भी दे देता है, लाइक बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स दे देते हैं, 10,000 में से अगर आपने उसे 900 इतने मतलब 9,000 इतने रुपीज़ में बेचा, तो आपको उन दोनों को माइनस करने में, लॉस निकालने में क्या होगा, मतलब करने में टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला कि आप कैसे निकालोगे। मन से तो आप निकाल नहीं सकते ना कि 10,000 में थे 9,000 को माइनस किया, 9,500 को माइनस किया, ऐसे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे हम लोग फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल सी बात है, CP माइनस SP। फिर ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग CP कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। एंड अगर हम लोग SP मतलब CP में से CP माइनस SP कर देंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, लॉस। बस आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या CP बड़ा है। अगर CP मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस से क्या है, छोटा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, सो ऐसे ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं। अब हम लोग एक और मेन चीज़ देख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं एंड लॉस परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने देखा कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, अब प्रॉफिट के परसेंटेज को भी कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। इसका नॉर्मल सा एक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर सारी चीज़ों को प्लॉट करना है। P डिवाइडेड बाय CP मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू 100। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। ओके, तब आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लोगे। और ऐसे ही हमारा लॉस परसेंटेज के लिए भी क्या आता है, फॉर्मूला आता है। लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉस परसेंटेज। इसके लिए भी पहले आपको लॉस पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं एंड लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट इंटरेस्ट, और जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिविजन, रिकैप, ठीक है। सो इंटरेस्ट क्या होता है, हमने पहले ही 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि इंटरेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग बैंक को देते हैं, ठीक है। जो हमने लोन लिया है, मान लीजिए आप हम एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। लेट्स सपोज आपने ₹1000 का क्या लिया है, यहाँ पे एक लोन लिया। 1000 का ऑब्वियस सी बात है कोई लोन नहीं लेता, लेकिन अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। आपने 1000 रुपीज़ का लोन लिया है बैंक से, ठीक है। एंड उसके बाद आपने 1 ईयर के बाद उस पर क्या हो गया, 1 ईयर पे आपको बोला गया कि आपने 1000 रुपीज़ का लोन लिया है, उस पर कितना इंटरेस्ट है, 10% क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। 10% उस पर इंटरेस्ट है। आपने कितने टाइम तक लिया है, 1 ईयर तक लिया है, ठीक है। ये जो 1 ईयर है उसको हम टाइम बोलते हैं, एंड जो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है उसे हम रेट बोलते हैं, ठीक है। सो आपने कितना 1000 रुपीज़ लिया गवर्नमेंट से, मतलब बैंक से, और उस पर रेट कितना है, रेट मतलब इंटरेस्ट परसेंटेज, परसेंटेज कितना है, 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। 1000 का 10% होता है 100। तो यहाँ पे आपका जो 100 रुपीज़ है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप इसमें बाद में ऐड करके उसको वापस दोगे 1 साल बाद, ठीक है। मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और नाम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट और वी कैन ऑल्सो नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, दोनों बोल सकते हैं, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये 100 रुपीज़ हमारा क्या है, इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। 100 रुपीज़ क्या है, एक्स्ट्रा मनी और है जो आप टाइम मतलब 1 ईयर के बाद देने वाले हो। एंड अब यहाँ पे एक और नाम आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कहाँ है, प्रिंसिपल मतलब ये जो हमारा मनी होता है जो हमने मतलब जो बैंक से लिया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, ओके। सो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब एंड में आप जो मनी उसे देने वाले हो, इंटरेस्ट और हमारा जो प्रिंसिपल है, इन दोनों को जब आप प्लस करके जो अमाउंट मतलब देने वाले हो मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं।
अमाउंट यहाँ पे जब हम लोग 1000 प्लस 100 कर देंगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, पूरा इंटरेस्ट के बारे में समझ लिया कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब जो आप मनी बोरो की, आपने जो मनी बोरो किया है कितना % उसमें इंटरेस्ट है तो उसका हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। कितने टाइम बाद आप उसे देने वाले हो तो उसे हम टाइम बोलते हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। और अमाउंट मतलब क्या होता है, एंड में जो आप मनी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोगे उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला भी है अमाउंट को फाइंड करने का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। फिर आपको इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने पूरा सीख लिया अपने पिछले क्लास का रिविजन, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए पहले आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और वी कैन से इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये तो आप लोग को पता है, मैंने अभी भी बताया था। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम SI भी बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI भी बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसे कैलकुलेट करके समझेंगे। तो लेट्स सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, 100 रुपीज़ आपने बैंक से लोन लिए। अब फिर से मैं बोल रही हूँ कि आई एम टेकिंग इमेजिनरी वर्ड्स, मतलब इमेजिनरी नंबर्स में ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आप लाइक बड़े बड़े नंबर्स हो गए और एक ही बार बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने लगोगे तो आपके लिए ईजी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। सो इसलिए इमेजिनरी छोटे छोटे नंबर्स ले रहे। कोई 100 रुपये तो लेता नहीं है लोन, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ इमेजिनरी ले लिया। तो 100 रुपीज़ आपने क्या किया, यहाँ पे लोन लिया बैंक से। उसके बाद आपने 100 रुपीज़ लोन लिया, उस पर कितना रेट है, रेट मतलब इंटरेस्ट कितना है, परसेंटेज, उसका रेट कितना है, उसका रेट है 10%, ठीक है। हर ईयर पे 10% इंटरेस्ट लगेगा उतने मनी पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे रेट ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, प्रिंसिपल हम इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ले लिया। अब आपको ये फाइंड करना, आपने कितने ईयर्स के लिए लिया है, 3 ईयर्स के लिए लिया है, ठीक है। लेट्स सपोज 3 ईयर्स के लिए हमने ये लिया है। टाइम हमारा ये है टाइम। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इस पर कितना लगेगा, 3 साल का। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे 100 रुपीज़ है आपका, जो आपने प्रिंसिपल मतलब आपने जो बोरो किया है, उस पर अगर 10 रुपीज़ रेट मतलब इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मतलब 10 रुपीज़ ऑफ 100 कितना हो जाता है, 100 रुपीज़ ऑफ 10 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। आपको हर ईयर 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपीज़ का 10% होता है 10 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर पे आपको 10 रुपीज़ और लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा, मतलब आपको जो अमाउंट है, मतलब आपको जो यहाँ पे प्रिंसिपल है उस पर 10 रुपीज़ और लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दूसरे साल और 10 रुपीज़ लगेगा, तो यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा। तीसरे साल और 10 रुपीज़ लगेगा का 130 रुपीज़ हो जाएगा, जो आपको 3 साल बाद पे करना पड़ेगा, है ना। आपका यहाँ पे 130 रुपीज़ हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे तो हमने नॉर्मल हर बार 10 रुपीज़ ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साल आपको यहाँ पे इस टाइप से निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना रुपीज़ हमारा क्या था ऊपर, कितना रुपीज़ यहाँ पे हमारा मतलब जो इंटरेस्ट है यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। फिर नीचे आपको CP लिखना पड़ेगा, फिर आपको इंटू इसको 100 करना पड़ेगा, ठीक है। 10% इंटू 100 यहाँ पे करेंगे हम लोग। फिर इसको कट कर देंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़ आ जाएगा। इसका मतलब 10 रुपीज़ और आपको यहाँ पे करना है 1 ईयर पे। तो 10 रुपीज़ और इस पे एक्स्ट्रा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 10 रुपीज़ तो 110 हो जाएगा। यहाँ तक तो सिंपल ही था, लेकिन यहाँ पे आपको एंड में इस 10 रुपीज़ को 100 रुपीज़ में अगर आप ऐड करोगे तो आपको एंड में अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 110 रुपीज़। लेकिन 2nd ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2nd ईयर में आपको आपने जो प्रिंसिपल यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ लिया है ना,
यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको उसी की जगह क्या लेना पड़ेगा, 110 रुपीज़ लेना पड़ेगा। जो पिछली बार आपका अमाउंट था उसको आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट ईयर अमाउंट, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल, ठीक है। पिछले साल जो आपका अमाउंट था वो आपका यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे फिर से 10% से करना पड़ेगा इसे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। इसका मतलब दूसरे साल आपको 10 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट, दूसरे साल आपके ऊपर क्या लगेगा, 11 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। दूसरे साल आप पे 11 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब आपको अमाउंट और कितना देना पड़ेगा, अमाउंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 110 रुपीज़ प्लस 11 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे ही फिर जो आपका वो अमाउंट आएगा उसको आपको फिर यहाँ पे लेना है, उसको फिर से आपको 10% से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 10% से करना है, फिर आपको वो जो मनी मिलेगा उसको आपको फिर ऐड कर देना, तो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है, आपका एंड में। तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 110 में से 11 रुपीज़ प्लस करना पड़ेगा। तो 110 प्लस 11 कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 121। इसका मतलब सेकेंड ईयर में आपको 121 रुपीज़, 1 रुपीज़ और एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपका इतना 120, यहाँ पे आपका 121। फिर अब आपको ये जो फर्स्ट ईयर मतलब ये जो सेकेंड ईयर का ये हमारे पास अमाउंट आया है, इसको अब यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर से इसे एक प्रिंसिपल लेना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे आपने 110 रखा है इसका अमाउंट, यहाँ पे आपको 121 रखना पड़ेगा, फिर से इसे 10% से करना पड़ेगा। आप इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला। फिर आप इसको कैंसिल करोगे तो जो आपके पास अमाउंट आएगा, मतलब जो आपके पास नंबर आएगा यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा उसे आपको इस नंबर से प्लस कर देना है। तो जो आपके पास नंबर आएगा ना वो आपको पे करना होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो पिछले साल का अमाउंट निकला है हमारा उसको यहाँ पे आपको क्या बना देना है, प्रिंसिपल बना देना है, फिर ठीक है। फिर उसका इंटरेस्ट निकालना है, फिर जो आपके पास अमाउंट आएगा उसको फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट मतलब वो बना देना है, प्रिंसिपल बना देना है, ठीक है। सो यही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हर साल का एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप हर साल का मतलब मान लीजिए 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स का एक ही बार निकालते रह जाओगे, ठीक है। उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी भी होगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया गया है हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने का, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को समझते हैं। यहाँ पे जो हमारा पी है बाहर, ब्रैकेट के जो बाहर हमारा पी है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है। एंड यहाँ पे जो हमारा 1 है वो 1 ही रहेगा। एंड अब यहाँ पे जो हमारा आर है, आर क्या है, आर हमारा है रेट। रेट मतलब कितना % का इंटरेस्ट लग रहा है, रेट मतलब यहाँ पे आपके पास बाय में रेट के नीचे बाय में हमेशा 100 रहेगा। अब यहाँ पे जो आपको एक n दिख रहा है, अब ये n क्या है, n मतलब टाइम। आप कितने टाइम में उसको दे रहे हो, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो वही टाइम यहाँ पे है। अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको अगर इस टाइप के फॉर्मूले में अगर आप सारी चीज़ों को पुट ऑन करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। नॉर्मली एक साथ 5 ईयर्स का निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, एक ही बार एक अच्छे से फॉर्मूला है, इसी में सब कुछ प्लॉट करो, उसके बाद अच्छे से इसको समझो, कैलकुलेशन करो, फिर हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड वैसे तो मैं सारे एक्सरसाइज आप लोग को प्रोवाइड करूँगी, और अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है आप मेरे एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। सो यहीं पे हमारी क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 2 खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।